जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में अगर प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी वन जी। फिर थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सेल्स ऑर्डर के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में वो लिख रहा है कि जितने भी सेल्स ऑर्डर है वो सारे प्रोसेस होने चाहिए, यानी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेज देने चाहिए जो कि उनको डिस्पैच करें। अगर सेल्स ऑर्डर वाला नेक्स्ट डिपार्टमेंट में नहीं भेजेगा सेल्स ऑर्डर, क्या वो प्रोसेस हो सकेंगे? वो नहीं हो सकेंगे। अच्छा, इसमें वो प्रोसेसिंग एरर को दोनों तरह से कवर कर रहा है। कह रहा है ये भी हो सकता है कि 10 सेल्स ऑर्डर हो और वो 10 की बजाय आगे 9 भेज दे, कोई मिट नहीं होना चाहिए। और कहता है ये भी हो सकता है कि कोई एक ऑर्डर डुप्लीकेट हो जाए, 10 की बजाय 11 भेज दे। कहता है दोनों तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट ने अगर 10 सेल्स ऑर्डर इशू किया, उसे आगे भी कितने भेजने चाहिए? 10 सेल्स ऑर्डर। ठीक है, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसी से रिस्क भी बना सकते हैं। शाबाश। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को ही अगर आप अपोजिट कर दें, नेगेटिव सेंस में कर दें, लिख दें, तो वही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमारा कंट्रोल रिस्क बन जाएगा। आई कैप अगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछे, उसे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बता देंगे। अगर वो कंट्रोल रिस्क पूछे तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को ही नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके रिस्क बना देंगे। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी आप जी। एग्जाम टिप में पहला पॉइंट जी, एग्जाम टिप में वो क्या कह रहा है? कंट्रोल लिस्ट आर अपोजिट ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, नो नीड टू मेमोराइज कंट्रोल लिस्ट सेपरेटली। अभी यही तो बताया। हाँ, ये वही चीज है जो भी बताया। ठीक है, वो कह रहा है लहदा से आपको कंट्रोल लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो है इसी को अपोजिट कर लेंगे तो वो हमारा कंट्रोल रिस्क बन जाएगा। जी, और कोई क्वेश्चन? वो भी बात जी, और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, कह रहे अकाउंट डिपार्टमेंट में कंट्रोल है कि अकाउंट स्टेटमेंट्स आर सेंड टू कस्टमर्स ऑन मंथली बेसिस एंड एक्सेप्शंस आर फॉलोड अप। देखिए, एक है हमने अकाउंट स्टेटमेंट सेंड कर दी कि उस बैंक को कह दिया भैया पूरे महीने का हमारे मुताबिक ये रिकॉर्ड है, आप अपने रिकॉर्ड के साथ मैच करें, कमी बेशी है तो ठीक करवा लें। अब अगर तो कोई कमी बेशी नहीं निकलती, वो अगली पार्टी को जवाब नहीं देगी। अगर कोई कमी बेशी है, वो पार्टी जवाब देती है, तो क्या हमें वो जो डिफरेंस आइडेंटिफाई करती है वो पार्टी, उसे हमें देखना चाहिए कि ये डिफरेंस किस चीज का है। ये देखना कि डिफरेंस किस चीज का है। अगर हमारे रिकॉर्ड में गलती है तो एडजस्टमेंट करना उसकी, इसे कहते हैं फॉलो अप करना। ठीक है, जिस तरह ऑडिटर भी यही काम करता है ना, कंफर्मेशन लेटर सेंड करता है। अगर कोई डिफरेंस आइडेंटिफाई पार्टी करती है तो वो फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करता है कि नहीं करता, एक्सेप्शन के केस में। उसी तरह मैनेजमेंट भी फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेगी। अकाउंट स्टेटमेंट कौन सेंड कर रहा है? ऑडिटर नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कर रही है। ठीक है, कंफर्मेशन कौन सेंड करता है प्रोसीजर मिलता एक ही तकरीबन, अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करना और एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड करना। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस दो, अकाउंट स्टेटमेंट सेंड कर रही है मैनेजमेंट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड कर रहा है ऑडिटर। अगर वो थर्ड पार्टी कोई डिफरेंस रिपोर्ट करती है, ऑडिटर भी फर्दर एक्शन लेता है ये कंफर्म करने के लिए कि डिफरेंस किस चीज का, कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं है। क्लाइंट भी यही काम करता है। अगर वो पार्टी जो है डेटर या क्रेडिटर कोई डिफरेंस रिपोर्ट करती है, उसे इन्वेस्टिगेट करेगा डिफरेंस किस चीज की वजह से है, उसे कहते हैं हम फॉलो अप एक्शन लेना। जब मैनेजमेंट ये काम करती है, इन्वेस्टिगेट करती है डिफरेंस को, उसे हम क्या कहते हैं? फॉलो अप करते हैं। क्लियर हो गया मेरे पास? और कोई क्वेश्चन? जी चलिए आज के लेक्चर की तरफ आते हैं।
अभी मैंने आपको कोई क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करने के लिए नहीं दिया, केस स्टडी वगैरह भी मैंने कोई नहीं दी। आज के लेक्चर के बाद आपको केस स्टडीज दी जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अभी स्टार्ट में मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, सिर्फ एक दिन में एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, सिर्फ इतनी होम असाइनमेंट होगी। जब हमारे सिस्टम कम से कम 5 सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको ज्यादा होम असाइनमेंट्स दिया करूंगा, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि साथ ही साथ आपने याद भी तो करना है इसको, तो आपका तकरीबन आधा पौना 1 घंटा जो है वो डेली इस सिस्टम को याद करने में और पिछले सिस्टम को रिवाइज करने में चला जाएगा। तो इसीलिए अभी आपने याद क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, जो जो क्वेश्चन मैं आपको जिस वक्त कहूं आपने उसी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और इस सिस्टम को याद करना और समझना है, ठीक है जी। याद करने में अगर आपको लगे कि जी जो नोट्स में लिखा हुआ है आप एज इट इज याद कर सकते हैं तो यहां से याद कर लें, वो 1 पेज समरी जो आपको दी गई है उसको इग्नोर कर दें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जी याद करना थोड़ा मुश्किल है, कुछ लोगों का रटा अच्छा होता है, कुछ का रटा वीक होता है, अगर आपको लगता है कि रटा लगाना थोड़ा मुश्किल है तो आप वो 1 पेज समरी जो है उससे कीवर्ड्स याद कीजिए, बाकी सेंटेंस बनाने के लिए ये रीड कर लीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्लियर है जी? जी मेरे भाई, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर 12 की भी चैप्टर 11 के साथ ही हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, कल के लेक्चर में हमने क्या समझा था? कल के लेक्चर में हमने, अच्छा ये एक स्टूडेंट ने हमें रिमाइंड करवाया कि सर वो चैप्टर 12 की भी केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है, तो जब हमारा चैप्टर 11 के 5 सिस्टम हो जाए उसके बाद आपने मुझे रिमाइंड करवाना है। सिस्टम के बाद जो मैं आपको वॉल्यूम 2 में से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा तो फिर हम डेली बेसिस पे एक कम से कम एक क्वेश्चन टेस्ट ऑफ कंट्रोल का चैप्टर 11 का और एक केस स्टडी चैप्टर 12, ये होम साइड कॉम्बिनेशन बना के दूंगा। तो मैं कहीं भूलना जो, इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि मुझे याद करवा दीजिएगा जब हम ये 5 सिस्टम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है जी। जी कल के लेक्चर में हमने सेल सिस्टम को समझा, सेल सिस्टम के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं और हर डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या हैं, ये हमने स्टडी किया। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव का मतलब इस डिपार्टमेंट का मकसद क्या है, स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या है, करना क्या है इसने, और कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कंट्रोल्स इन्होंने लगाए होते हैं ताकि इनका ऑब्जेक्टिव, इनका काम अच्छे तरीके से, एरर फ्री तरीके से हो जाए, जो भी इनका मकसद है। हमने लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ा, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने कल आपको मना किया था कि आपने नहीं पढ़ने, अभी सिर्फ आपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटीज को याद करना। तो पहले तो मुझे ये बताइए क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंट्रोल एक्टिविटीज को याद कर लिया है, सेल सिस्टम की कंट्रोल एक्टिविटीज को याद कर लिया है? शाबाश, 50% से थोड़े से ज्यादा स्टूडेंट हैं। चले गुड, अच्छी बात है। बहरहाल जो स्टूडेंट किसी वजह से याद नहीं कर सके उनके लिए कल का दिन जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक तरह से। वो कल के दिन में इतवार छुट्टी है, आपने सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, इन दोनों को याद कर लेना, ठीक है जी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आज पहले तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बनाना सीखेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और फिर इसके बाद हम परचेज सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। देखिए पहली चीज, इस चैप्टर में, चैप्टर 12 की तरह इस चैप्टर में याद करने वाला मटेरियल बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जिनको जरा रटा लगाने में प्रॉब्लम होती है उनकी परफॉर्मेंस चैप्टर 11 और 12 दोनों में वीक होती है। और मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 11, 12 और 13 ये वो चैप्टर्स हैं जो एवरेज स्टूडेंट को फेल करवाते हैं। अगर इन 3 चैप्टर्स में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो फिर एक एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से ये पेपर पास कर सकता है, ठीक है। और अगर इन सब्जेक्ट्स, इन 3 चैप्टर्स में आपकी परफॉर्मेंस वीक है तो बाकी चैप्टर्स जितना मर्जी पढ़ लें, इनमें से एक सिग्निफिकेंट मार्क्स का पेपर आता है जो कि आपके फेलियर का बायस बन सकता है। तो आपने इन 3 चैप्टर्स को के ऊपर अच्छी ग्रिप रखनी है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। चैप्टर 11, 12, 13
इसमें चूंकि स्टूडेंट को कुछ अक्सर स्टूडेंट को रट्टा लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने कोशिश किया की है कि आपके ऊपर रट्टा का बर्डन कम से कम हो। इसके लिए आपको कीवर्ड्स जो हैं अलहदा से निकाल के 1 पेज समरी की शक्ल में आपको दे दिए गए हैं। आप उनको भी यूज कर सकते हैं, या अगर डायरेक्ट आप रट्टा लगाना चाहे, याद करना चाहे कंट्रोल एक्टिविटीज को, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। लेकिन अहम चीज क्या है, हमने याद करते हुए जब रट्टा लगाना है, रट्टा कम से कम लगाना है। ठीक है, रट्टा लगाना बुरी बात नहीं होती, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद रट्टा लगाना है आपने, पहले नहीं लगाना। पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद रट्टा लगाते हुए एक चीज ध्यान में रखनी है, जितना कम से कम रट्टा लगाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि रिवीजन करनी भी उतनी आसान होगी। आखिरी दिन में आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि कंट्रोल एक्टिविटी सिर्फ याद करनी है, कंट्रोल एक्टिविटी से ही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव या तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आप खुद से भी बना सकते हैं, या कंट्रोल एक्टिविटीज को ही घुमा फिरा के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। और कंट्रोल एक्टिविटीज को याद करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को भी याद करने से मना किया मैंने। वो किस लिए? इसलिए कि कंट्रोल एक्टिविटी से ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनते हैं। कंट्रोल एक्टिविटी खुद बताती है कि इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म होना है। याद रखें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसका परफॉर्म हो? कंट्रोल एक्टिविटी का। आप किसी भी कंट्रोल एक्टिविटी की एग्जांपल ले ले। कंट्रोल एक्टिविटी क्या है? वो काम जो क्लाइंट कर रहा है। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है कि ऑडिटर कैसे चेक करेगा क्लाइंट ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। तो जाहिर है हर कंट्रोल एक्टिविटी को चेक किया जा सकता है कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा क्लाइंट। तो जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर ICAP हमसे पूछता है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाएंगे? पहली चीज, कंट्रोल एक्टिविटी से ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनेगा, अलहदा से याद करने की जरूरत नहीं। पहली चीज क्या सिखाई आपको? कंट्रोल एक्टिविटी से ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनेगा, अलहदा से याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंट्रोल एक्टिविटी आपके सामने आ जाए, आप उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बना सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर ICAP हमसे सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछता है तो हमने पहले अपने जहन में कंट्रोल एक्टिविटी लेके आनी है, एक एक जितनी भी है 3-4, और फिर हर कंट्रोल एक्टिविटी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना है। हर कंट्रोल एक्टिविटी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना है। अब कंट्रोल एक्टिविटी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनेगा ये सुन लें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। वो डिपेंड करता है कंट्रोल किस किस्म का है। 3 तरह का कंट्रोल है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, और कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं होता। अगर तो आपका कंट्रोल ऐसा है जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, तो फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट है, एंड इंस्पेक्ट करेंगे जो भी हमारा कंट्रोल होगा उस चीज के ऊपर। जैसे फर्ज कीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि सेल सिस्टम, पूरे का पूरा सेल सिस्टम है, उनमें से कोई एग्जांपल मुझे बता दीजिए कंट्रोल की जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होती हो। जे क्रेडिट लिमिट सेट करना, ठीक है, क्रेडिट लिमिट सेट करेगा जब भी डिपार्टमेंट, क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो जाहिर है कोई ना कोई बैकग्राउंड सर्च करेगा, उसके बाद किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखेगा इसको 5 लाख तक की क्रेडिट सेल कर दी जाए, अपने साइन कर देगा। क्रेडिट लिमिट सेट करना, ठीक है, 1 बाय 1। अभी मैं सिर्फ क्रेडिट लिमिट की बात कर रहा हूं। क्रेडिट लिमिट सेट करना क्या एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सेलेक्ट सैंपल ऑफ डेटर्स, क्योंकि हमने ये देखना है कि क्या हर डेटर की क्रेडिट लिमिट सेट हुई है कि नहीं। अगर हम
जो क्रेडिट लिमिट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। हमने सेलेक्ट करना है सैंपल ऑफ डेटर्स या न्यू क्रेडिट लिमिट्स जो अप्रूव हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, और इंस्पेक्ट करना है हर डेटर के केस में क्या क्रेडिट लिमिट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। देखिए चेक क्या करना चाह रहे हैं, पहले ये क्लियर हो। चेक हम ये करना चाह रहे हैं क्या हर डेटर की क्रेडिट लिमिट अप्रूव की जाती है कि नहीं। कंट्रोल क्या है, हर डेटर की क्रेडिट लिमिट अप्रूव की जाती है। क्लाइंट कहता है हमने एज ऑडिटर क्या चेक करना है कि क्या हर डेटर की क्रेडिट लिमिट अप्रूव की जा रही है। कैसे चेक करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे डेटर्स का और देखेंगे क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं। अगर क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है तो कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, और अगर किसी डेटर की क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं, कंट्रोल वीक। ये हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कुछ समझ आए? अभी नहीं। कोई और एग्जांपल बताइए। सेल्स में कोई भी कंट्रोल बता दीजिए, पूरे सेल्स सिस्टम में जिसमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रही हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल हो। गुड्स डिस्पैच नोट के गुड्स डिस्पैच नोट जो है, डिस्पैच आपको याद है, डिस्पैच डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो एक तो गुड डिस्पैच नोट प्रिपेयर पहले देखता है कि क्या सेल्स ऑर्डर के मुताबिक चीजें डिस्पैच की गई है कि नहीं, तय की गई। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसे गुड डिस्पैच नोट कहते हैं, और फिर उसके ऊपर साइन करता है एज एविडेंस कि मैंने चेक कर लिया है जो गुड्स हैं जो सेल्स ऑर्डर पे थे उतनी ही डिस्पैच की गई। ठीक है। अच्छा, गुड डिस्पैच नोट पे एक तो कंट्रोल यह है कि उसको प्री नंबर्ड होना चाहिए, एक कंट्रोल यह है कि उसे ऑथोराइज पर्सन प्रिपेयर करे। आप कौन से वाला कंट्रोल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनवा चेक करना चाह रहे हैं? क्या कि वो उसको ऑथोराइज पर्सन प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए इसको कैसे चेक करेंगे। कंट्रोल क्या है कि गुड डिस्पैच नोट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑथोराइज पर्सन। गुड डिस्पैच नोट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाएंगे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड्स डिस्पैच नोट एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज पर्सन एज एविडेंस ऑफ अप्रूवल। ठीक है, जो चीज डॉक्यूमेंट कंट्रोल में बन रही है उसको सेलेक्ट करें और चेक करें जो भी कंट्रोल है। अब जैसे गुड डिस्पैच, एक दूसरा था ये प्री नंबरिंग का। प्री नंबरिंग भी एक कंट्रोल है। ठीक है कि गुड डिस्पैच नोट शुड बी प्री नंबर्ड या शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड, एक ही बात है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करेंगे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड डिस्पैच नोट एंड इंस्पेक्ट फॉर न्यूमेरिकल सीक्वेंस, कि देखें वो न्यूमेरिकल सीक्वेंस में है कि नहीं। जैसे फर्ज कीजिए आप अगर कभी वो 100 की या 50 की फ्रेश नोट्स की कॉपी लेते हैं तो आपने देखना होता है कि जी ये पूरे हैं कि नहीं है। तो क्या करते हैं हम, सैंपल बेस पे दरमियान में वो 60 में से निकाला और आगे देखा नोट पूरे है कि नहीं, 60, 61, 62, 70 तक देख लिए। फिर हमने 30 में से निकाल के तो देख लिया आगे सीक्वेंस पूरा है कि नहीं। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि दरमियान में कोई नोट मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, शायद ये आपने कभी इस तरह की एक्सरसाइज की हो। तो उसी तरह हम डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पड़े हैं, देखने न्यूमेरिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। सैंपल बेस में दरमियान में से किसी 1, 2, 4 दिन के सेलेक्ट कर लें और देखें उस दिन के डॉक्यूमेंट्स न्यूमेरिकल सीक्वेंस में है कि नहीं। तो क्या कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना है आपको जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। और कोई एग्जांपल बताइए ऐसे कंट्रोल की जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है। सेल इनवाइसेस रीचेक होती है। ठीक है, यहां सेल इनवाइस रीचेकिंग भी एक कंट्रोल है और एक ये भी कंट्रोल है कि सेल इनवाइस सेल्स ऑर्डर और गुड डिस्पैच नोट की बेस पे बननी चाहिए। सेल इनवाइस, बताइए कौन सा कंट्रोल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना चाहते हैं? रीचेकिंग का। चले, रीचेक करने वाला बंदा साइन करता है कि नहीं करता? सेल में बिल्कुल। तो क्या बनेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइस एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन एज एविडेंस ऑफ रीचेकिंग ऑफ इनवाइस। ये इस तरह आपने लिखना है इसको, इसी स्टाइल के मुताबिक। ये नहीं लिखना
चेक दैट इनवॉइसेस आर रीचेक्ड, नॉर्मली स्टूडेंट इस तरह चेक दैट इनवॉइसेस आर रीचेक्ड, वो उसी स्टेटमेंट को चेक या इंश्योर का लफ्ज लगा के, कंफर्म का लफ्ज लगा के टेस्ट ऑफ कंट्रोल बना देते हैं। ऐसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं बनता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने उसी तरह बनाना है जिस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या अपने एग्जामिनर कमेंट्स में कहते हैं इनको कोई कंट्रोल दो ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दो इससे, तो उससे कंट्रोल से पहले लगाते हैं इंश्योर डैट, चेक डैट, कंफर्म डैट, बस टेस्ट ऑफ, ऐसे नहीं बनता। क्लियर हो गया ये? अच्छा, और क्या एग्जांपल थी ये इसकी सेल, हाँ, अकाउंट स्टेटमेंट सेंड की जाती हैं, तो सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ एप्रोप्रिएट ऑफिसर, ऑथोराइज्ड ऑफिसर एज एविडेंस ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड फॉलोअप। कि भाई जो अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी जो सेंड की जाती है ना कस्टमर डेटर को या क्रेडिट, उसकी एक कॉपी कंपनी अपने पास भी रखती है, तो हम उसको देख लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कॉपी मौजूद है कि नहीं, मौजूद है तो उसका मतलब सेंड की जा रही है, और किसी बंदे के साइन होंगे इसको फॉलो अप किया कि नहीं किया, साइन चेक कर लेंगे। एक कंट्रोल था मेरे जहन में आ रहा है कि सेल्स ऑर्डर जो है वो ऑथोराइज्ड रेट पे होने चाहिए। चलिए आप ये मेरे भाई मुझे बताएंगे, ये भैया जब ये जरूरी मैसेज कर लीजिए उसके बाद हमें बताइएगा, आपसे उसके बाद पूछ लेंगे, ठीक है। ये साथ वाले भाई से पूछ लेते हैं कंट्रोल क्या है। अगर इन्होंने सही बता दिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब बात आपको समझ आ रही है, अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, वरना इसी की और एग्जांपल, तो भैया ध्यान से सोच के बताना। कंट्रोल ये है कि सेल्स इनवॉइसेस जो सेल्स ऑर्डर अप्रूव्ड रेट लिस्ट की बेस पे बनने चाहिए। एग्री करते हैं ये कंट्रोल होना चाहिए ना सेल्स ऑर्डर के, जो डायरेक्टर्स वगैरह ने रेट लिस्ट अप्रूव की है उसी पे सेल्स ऑर्डर एग्री होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। हमने एज ऑडिटर इसको कंफर्म करना है कि क्या वाकई सेल्स ऑर्डर अप्रूव्ड रेट लिस्ट के मुताबिक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। जरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताइए क्या होगा। शाबाश, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, एंड इंस्पेक्ट विद एंड कंपेयर विद व्हाट, और कोई नहीं बोलेगा, शाबाश, ऑथोराइज्ड रेट, ठीक है। सेल्स ऑर्डर का सैंपल सेलेक्ट करें और देखें जो रेट एग्री हुआ है वो ऑथोराइज्ड रेट लिस्ट के साथ मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करता है तो इसका मतलब है ऑथोराइज्ड रेट्स के मुताबिक ही सेल्स ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं। शाबाश। तो हाँ, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट, विभिन्न ने कहा सर ये भी तो एक है जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होता है, बिल्कुल। तो हमने क्या देखना है, क्या जितने गुड्स डिस्पैच किए कस्टमर एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया कि नहीं किया। अब आप खुद ही बता दीजिए इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सेलेक्ट ए सैंपल, नहीं, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट का वही तो देखना है कि कस्टमर एक्नॉलेजमेंट मौजूद है कि नहीं। हाँ शाबाश, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ जीडीएन एंड इंस्पेक्ट एंड कंपेयर क्या रेलिवेंट, हाँ, सिग्नेचर ऑफ कस्टमर एज एविडेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर जीडीएन के ऊपर ही साइन कर देता है, या अलहदा से अगर पेज है तो वो चेक कर ले साथ अटैच हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना आ गया। आगे चलते हैं। आज का असल काम परचेज सिस्टम समझाना नहीं है आपको, ये तो डुप्लीकेशन है सेल्स सिस्टम की। आज का असल ऑब्जेक्टिव आपको 3 कंसेप्ट समझाना है। उनमें से पहला कंसेप्ट ये है कि कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाना है, क्लियर। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है किसी कंट्रोल का, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फिर क्या करें। क्या फिर हम सैंपल सेलेक्ट करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते भाई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, सेलेक्ट किसको करें, इंस्पेक्ट किसको। पहले तो ये बताइए कि क्या कोई ऐसी एग्जांपल है सेल्स सिस्टम में जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल ना हो। हाँ, शाबाश, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक। इसके अलावा एक और एग्जांपल के इन्वेंट्री बैलेंस चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका भी कोई रिटर्न रिकॉर्ड थोड़ी होता है कि वो जी इतनी इन्वेंट्री इन्होंने ऑर्डर इतने का दिया था, इतनी इन्वेंट्री पड़ी थी, वो तो ऑन द स्पॉट चेक करता है, भाई इन्वेंट्री है, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो, नहीं है रिजेक्ट कर दो।
तो जिन कंट्रोल्स में डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर नहीं होती उनमें क्या करना है? इंस्पेक्शन की मेरे भाई, इंस्पेक्शन चैप्टर 3 ऑडिट प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर है। जरा मेरा भाई बताए इंस्पेक्शन किन चीजों की होती है? डॉक्यूमेंट्स की और टेंजिबल एसेट्स की। और डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ टेंजिबल एसेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है नहीं। तो इंस्पेक्शन, हाँ, इनको सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा यही कहना चाह रहे थे, चलें ठीक है, इनको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल ऑब्जर्व दिस, नहीं, उसको कंप्लीट सेंटेंस में ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एग्जिस्ट। क्या गलती है इस सेंटेंस में? और कोई नहीं बोलेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने क्या लिखा? ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट। भाई ये तो बताया नहीं किसके किसके साथ है, ये तो हर डिपार्टमेंट में, हर सिस्टम में यही आ जाएगा। हमने बताना है ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट बिटवीन, फॉर एग्जांपल, बिटवीन पर्सन who sets credit limit and person who approves credit limit. Sorry, person who sets credit limit and person who prepares, who approves sales order. Segregation duty between person who approves sales order and person who receives goods. तो हमने उसको स्पेसिफाई करना, ये बात समझ आए? सेग्रीगेशन ड्यूटी। इन्वेंट्री बैलेंस, ये मेरा भाई मुझे बताइए, इन्वेंट्री बैलेंस क्या सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले इन्वेंट्री बैलेंस चेक करना चाहिए? ये कंट्रोल है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल? कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल एक्टिविटी है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो बताइए। ऑडिटर शैल सेलेक्ट सैंपल हो अच्छा नहीं बताइए, हो सकता है कि बता ही दे, सॉरी बताइए किसका सैंपल सेलेक्ट करेगा ऑडिटर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, उसकी जेब में चेक करेगा इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स से इन्वेंट्री बैलेंस का क्या ताल्लुक है? स्टॉक शीट चेक करेगा। उसके जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे स्टॉक शीट के, किसके साथ इंस्पेक्ट करेगा? भाई पूरा लेके जाए ना, मैं पूरा कंट्रोल बताएं। ये तो इन्वेंट्री बैलेंस स्टॉक शीट पे होता है, ये तो हमें समझ आ रही है, उसको इस कंट्रोल में कैसे टेस्ट कर सकते हैं ये नहीं समझ आ रहा। मुझे बताइए, आप पहले क्लाइंट बन के सोचें, आप सेल्स ऑर्डर अप्रूव कर रहे हैं, सेल्स ऑर्डर आया आपके पास, कैसे चेक करते होंगे इन्वेंट्री बैलेंस मौजूद है कि नहीं? ठीक है, कोई सिस्टम वगैरह, फिजिकल स्टॉक टेकिंग थोड़ी करते होंगे सिस्टम। आप कभी मेडिकल स्टोर गए? मुकर जाए, हर चीज से मुकर जाए। अच्छा डायरेक्ट हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर गए, उसको आपने कोई नुस्खा दिया हो, वो क्या करता है? वो नुस्खा ले जाके आधा घंटा ढूंढ डांट के आपको कहता है सर नहीं है, ऐसे करता है। नॉर्मली अच्छे मेडिकल स्टोर में ऐसे नहीं होता, उन्होंने अपनी सारी इन्वेंट्री जो है वो कंप्यूटर में ऐड की होती है। वो फौरन 2-3 बटन दबाता है, आपको कहता है ये इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं है। वो कोई साथ में लिस्ट निकाल के, प्रिंट निकाल के तो कंपेयर नहीं करता। ये तो नहीं करता कि लिस्ट निकाले और उसमें लिख दे कि सर आपने ये 6 चीजें कही थी, ये 3 चीजें मौजूद है, 3 चीजें मौजूद नहीं है, ऐसे नहीं करता, वो सिस्टम पे देख लेता है। तो हम जो इन्वेंट्री बैलेंस क्लाइंट चेक कर रहा है वो सिस्टम पे चेक कर रहा होगा, हमने उसको ऑब्जर्व करना है। ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर इन्वेंट्री बैलेंस इज चेक्ड बिफोर अप्रूविंग सेल्स ऑर्डर। ठीक है, सिंपल। तो ये फर्क समझ आया आपको कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है तो कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है तो कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना है। तीसरा, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, एक्सपर्ट नहीं, क्या मतलब हमें आईटी नहीं आती क्या? क्यों नहीं आती आईटी? भैया आप आईटी का पेपर नहीं पास किया आपने? एग्जाम से? कोई बात नहीं, फर्म में जाएंगे तो फर्म आपको सिखा देगी आईटी, बेफिक्र है। तीसरा,
अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है, अगर उस कंट्रोल में आईटी सिस्टम यूज हो रहा है तो क्या होगा? जैसे मुझे बताइए, कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं हमारे सेल सिस्टम में कंट्रोल की कि जिसमें आईटी सिस्टम यूज हो रहा हो? इसमें हाँ, बिलिंग में बिल्कुल। उसमें जैसे वो आपको शाबाश, ये आपने अच्छी एग्जांपल दी है, मैंने कोई और एग्जांपल सोची थी आप पूछेंगे, लेकिन आपने ये अच्छी एग्जांपल। चलो दोनों एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल आप लोगों ने दी सर, वो सेल इनवॉइस प्रिपेयर करते हुए जो कैशियर है वो अप्रूव्ड लिस्ट जो होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। देखना ये होता है कि उसने सेल इनवॉइस अप्रूव्ड लिस्ट के मुताबिक बनाई कि नहीं बनाई। वो याद है वो डिपार्टमेंटल स्टोर कैशियर वाली एग्जांपल? ठीक है, एक ही है। और दूसरी चीज ये है कि जब सेल्स ऑर्डर अप्रूव किया जाता है, सेल्स ऑर्डर अप्रूव किया तो क्रेडिट लिमिट चेक की जाती है कि क्या इस कस्टमर की क्रेडिट आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद क्रेडिट लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर जाएगा। ये दो कंट्रोल्स है जो नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम पे आईटी सिस्टम यूज किया जा सकता है। आईटी सिस्टम के बगैर भी दोनों काम किए जा सकते हैं। सेल इनवॉइस मैन्युअली भी बनाई जा सकती है, लाजमी नहीं कंप्यूटर पे बनाई जाए, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम भी यूज, क्योंकि हमने एग्जांपल देनी आईटी सिस्टम की, इसलिए मैं जूम कर रहा हूं। क्लाइंट यहां पे कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा है। क्रेडिट लिमिट चेक मैन्युअली भी की जा सकती है कंप्यूटर सिस्टम के बगैर, लेकिन चूंकि एग्जांपल आईटी सिस्टम की देनी है, मैं जूम कर रहा हूं। सिस्टम जो है ये आईटी बेस्ड है, यानी क्लाइंट का कंट्रोल का पहली एग्जांपल क्रेडिट लिमिट वाली। क्लाइंट के सामने जब कभी कोई भी, हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट साइन की गई है और हर कस्टमर के आगे उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा होता है। जिसने सेल्स ऑर्डर अप्रूव करना होता है ऑर्डर डिपार्टमेंट में, वो कस्टमर के नाम के आगे सेल्स ऑर्डर की अमाउंट एंटर करता है और देख लेता है कि जी बैलेंस जो है वो क्रेडिट लिमिट के अंदर ही है, तो उसको अप्रूव कर देगा वरना रिजेक्ट कर देगा। यह है कंट्रोल। अब इसका क्या करना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल से थोड़ा सा मैं दूसरा कंसेप्ट लिंक कर रहा हूं। यह चैप्टर 13 की बेस बन रही है, बात गौर से सुनिएगा। क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, क्या ऑडिटर मैनुअल प्रोसीजर से उसको चेक कर सकता है? अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है आईटी सिस्टम, तो हमें उस आईटी सिस्टम को चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चेक करना चाहिए। एग्री करते हैं? क्या कहा मैंने भला? अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो ये उसके इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गया, हमें उसके आईटी सिस्टम को चेक करना चाहिए। या इस बात पे कायम रहिएगा। अच्छा बताइए, अगर क्लाइंट के आईटी सिस्टम को चेक करना है हमने, तो क्या मैन्युअली हाथों से चेक करेंगे या लोहे को लोहा काटता है? लोहे को लोहा ही काटेगा। मतलब क्लाइंट का आईटी सिस्टम है तो इसको चेक करने के लिए हमें भी अपना आईटी सिस्टम लाना पड़ेगा मैदान में। क्लाइंट का आईटी सिस्टम कैसे चेक होगा? हमारे आईटी सिस्टम के साथ। क्लाइंट का आईटी सिस्टम कैसे चेक होगा? और ऑडिटर जब आईटी सिस्टम यूज करता है, ऑडिटर जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, किस लिए? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। ऑडिटर जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, किस लिए? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। तो हम कहते हैं ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिटर कर रहा है यूज, क्या? CAAT, कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। नाम में ही कंसेप्ट छुपा है। क्या छुपा है बताएं? के यूज के ऑडिटर यूज कर रहा है क्या? कंप्यूटर टेक्निक्स को। किस में? ऑडिट में। ऑडिटर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, किस में? ऑडिट। देखिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का मतलब क्या है? ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंप्यूटर से असिस्टेंस ले रहा है, हेल्प ले रहा है। कैट्स का मतलब क्या हुआ?
भाई वो कैट होता है, मैं बता रहा हूं कैट्स, बोल कैट्स, CAAT कैट्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के कंप्यूटर को की हेल्प लेना, कंप्यूटर असिस्टेड मतलब कंप्यूटर से असिस्टेंस लेना, किस लिए? ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करने में, इसे कहते हैं कैट्स। कंप्यूटर से हेल्प लेना ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करने में, इसे क्या कहते हैं? कैट्स। कंप्यूटर सिस्टम, तो ऑडिटर अगर क्लाइंट का आईटी सिस्टम है, ऑडिटर क्या यूज करेगा? कैट्स। अच्छा अब देखिए जरा, अब जरा आईटी सिस्टम भी तो पढ़ाना ही है, तो कंसेप्ट लिंक हो रहा है, तो क्यों ना अभी लिंक करवा दो। ऑडिटर कैट्स कब यूज करता है? क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा हो। अच्छा ऑडिटर कैट्स किस लिए यूज करेगा? भाई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में। अगर ऑडिटर ने लैपटॉप ओपन किया और उसके ऊपर फेसबुक, यूट्यूब, कोई गेम खेलना शुरू हो गया, पबजी खेलना शुरू हो गया, क्या ये कैट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। भाई कौन से ऑडिट टेक्निक्स यूज हो रही हैं? कंप्यूटर से हेल्प ली जा रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, ऑडिट टेक्निक्स के लिए थोड़ी ली जा रही है। तो ऑडिट टेक्निक कैट्स का मतलब है कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में। भाई कितने एरियाज में यूज किया जा सकता है कैट्स को? कितने? 3। कौन कौन से? भाई रिस्क असेसमेंट में यूज किया जा सकता है कि नहीं? जिसमें हम क्लाइंट का सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, याद है? रिस्क, तो इसका मतलब है रिस्क असेसमेंट में भी कैट्स को क्लाइंट का सिस्टम अंडरस्टैंड करने में, डॉक्यूमेंट करने में यूज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और किस लिए कैट्स को यूज किया जा सकता है? भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी यूज किया जा सकता है। और किस पर्पस के लिए यूज किया जा? शाबाश, आपको तो पहले ही पता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, बिल्कुल ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी यूज किया जा सकता है। कैट्स कब यूज करने हैं? जब क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा होगा। कैट्स को कितने एरियाज में यूज किया जा सकता है? भाई हर रिस्क असेसमेंट में भी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी। अब सुने, अगर कैट्स को यूज किया जाए रिस्क असेसमेंट में, तो हम कहते हैं ऑडिटर क्या कर रहा है? फ्लो चार्ट बना रहा है। क्या कर रहा है? फ्लो चार्ट क्या होता है फिर कभी सीखेगा। अगर ऑडिटर कैट्स को यूज करे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, तो हम कहते हैं ऑडिटर क्या कर रहा है? टेस्ट डाटा कर रहा है। और अगर कैट्स को यूज किया जाए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, हम क्या कहते हैं? ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। अगर कंप्यूटर टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, से क्या कहते हैं? ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में टेस्ट डाटा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में फ्लो चार्ट। ये एक जनरल नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम। समझ आ गई? तो मुझे बताइए, अगर समझ आ गई तो फिर बताइए यहां पे क्या लफ्ज आएगा? शाबाश, टेस्ट डाटा आएगा यहां पे। अब हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, टेस्ट डाटा। अब देखें फ्लो चार्ट क्या होता है, ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये तो हम आईटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। टेस्ट डाटा भी डिटेल आईटी वाले चैप्टर में, बेसिक कंसेप्ट अभी बता देता हूं। टेस्ट डाटा क्या होता है? टेस्ट डाटा का मतलब है कि हमने क्लाइंट का सिस्टम टेस्ट करना है, आईटी सिस्टम। कैसे? एक डमी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें क्लाइंट के आईटी सिस्टम में, जो सिस्टम को वायलेट कर रही हो। देखें सिस्टम एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट। आपने अगर देखना हो कि हम किसी कॉलेज का कंट्रोल चेक करना है, आपने सही काम कर रहा है कि नहीं। कौन सा कंट्रोल? कि अनऑथोराइज्ड पर्सन को
कॉलेज प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने दिया जाता। भाई ये कंट्रोल है ना कि अनऑथराइज्ड पर्सन कॉलेज में एंटर ना हो, क्या ये कॉलेज मैनेजमेंट का कंट्रोल है? हमने इंडिपेंडेंट पर्सन है, हमने चेक करना है कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। क्या करेंगे भला? एक अनऑथराइज्ड बंदे को जो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है उसे कहेंगे भैया कॉलेज कैंटीन तक पहुंच के दिखाओ, 1000 रुपया इनाम देंगे। अगर ये कॉलेज कैंटीन तक पहुंच जाता है, कॉलेज की प्रेमिसेस में एंटर हो जाता है, कंट्रोल्स, और अगर एंटर नहीं सिक्योरिटी गार्ड से वहीं पे रोक लेता है, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। ये है कंसेप्ट टेस्ट डाटा का। अगर हमने क्लाइंट का आईटी सिस्टम टेस्ट करना है सही है कि नहीं, क्या करें? डमी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। देखिए डमी का मतलब फेक ट्रांजैक्शन जो क्लाइंट के सिस्टम को वायलेट कर रही होगी। देखिए क्लाइंट का सिस्टम उसको रोकता है कि नहीं। अगर तो वो रोक दे कंट्रोल्स, अगर प्रोसेस कर दे कंट्रोल वीक। नहीं बात समझ आई? नहीं भाई एग्जाम्पल के बगैर हमें कहाँ, हमें तो एग्जाम्पल के बाद भी समझ नहीं आते। हाँ लेकिन फिर भी एग्जाम्पल बताना तो फर्ज है। क्रेडिट लिमिट, हमने ये देखना है क्लाइंट अपना क्रेडिट लिमिट सेट करने में, चेक करने में आईटी सिस्टम यूज कर रहा है। हमने देखना है क्रेडिट लिमिट ऑर्डर अप्रूव करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक की जाती है कि नहीं। हम क्या करेंगे? हम क्लाइंट के सिस्टम में बैठ जाएंगे, एक डेटर को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर ए क्रेडिट लिमिट कितनी? 5 लाख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख। क्या करेंगे भला? 1.5 लाख का, 2 लाख का एक फेक सेल, डमी सेल्स ऑर्डर एंटर करेंगे इस क्लाइंट के अकाउंट में। अगर सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोसेस कर देता है, कंट्रोल्स वीक। अगर सिस्टम एरर मैसेज दे देता है, कंट्रोल स्ट्रांग है। ये है टेस्ट डाटा। लेकिन ये कहां होगा? डमी डाटा वाली एंट्री, डमी ट्रांजैक्शन वाली, जब यहां पे आईटी सिस्टम यूज हो रहा होगा। अगला कंट्रोल हमने ये देखना है कि क्या सेल इनवॉइसेस पे अप्रूव्ड रेट्स ही चार्ज हो रहे हैं कि नहीं। अगर तो सिस्टम मैनुअल है तो भाई ने भी थोड़ी देर पहले कंट्रोल बताया, सर सेल इनवॉइस पे जो प्राइस यूज हुई है उसको ऑथोराइज रेट के साथ कंपेयर करके देख लें, पता चल जाएगा। कंट्रोल स्ट्रांग है कि ये तो मैनुअल है। अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है क्या करेंगे? हम सेल इन एक डमी ट्रांजैक्शन, सेल इनवॉइस डमी प्रिंट करेंगे, उसमें रेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर तो रेट चेंज हो गया कंट्रोल्स वीक है, और अगर रेट चेंज नहीं हुआ, उसने कहा भैया आपके एक्सेस राइट्स है ही नहीं चेंज करने के लिए, आपको तो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दी गई है, तो फिर कंट्रोल क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। लेकिन ये कब हो सकता है? जब आईटी सिस्टम यूज हो रहा हो। तो कुछ समझ आई आपको? कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल कि हमने क्या याद करना है? याद नहीं, याद क्या करना है? एक चीज, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी उससे बनेंगे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी उसी से बनेंगे। अब कल टेस्ट ऑफ कंट्रोल की टेक्निक नहीं सिखाई थी, आज टेक्निक सिखाई है, रट्टा नहीं लगवाया। क्या सिखाया? टेक्निक्स। आपने भी कोशिश करनी है रट्टा ना लगाएं, टेक्निक सीखें। आईकैप के स्टडी टेक्स्ट जो है उसमें भी कंट्रोल्स हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हैं, और सही है, गलत नहीं लिखे हुए, बिल्कुल सही लिखे हुए। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम क्या आती है कि कंट्रोल्स ऊपर दिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नीचे दिए। अब कंट्रोल ऊपर 4 हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नीचे 5 है। अब नहीं पता चल रहा कि कौन से वाले कंट्रोल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। तो जब ये लिंकिंग ना बन पाए फिर स्टूडेंट क्या करता है भला? रट्टा लगाता है। ठीक है, जो रट्टा लगाना वैसे भी अजाब है, और केस स्टडी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर केस स्टडी भी अटेम्प्ट नहीं होती। इसीलिए हमने, हमारा चीजें वही है जो आईकैप वाली, लेकिन हमने फॉर्मेट क्या रखा? पैरेलल, कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि भाई ये कंट्रोल है, ये उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बन रहा है? इस तरीके से। क्लियर हो गया? 3 तरीकों से टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाना है। कैश वाला कंसेप्ट चैप्टर 13 में यूज होगा। हो सके तो इसको चैप्टर 13 के स्टार्ट में बना ले या इधर कहीं बना ले, आपके जहन में भूलिएगा ना इसको। मैं दोबारा समझाऊंगा चैप्टर 13 में, लेकिन अगर अभी कंसेप्ट समझ आ जाता है आपको तो चैप्टर 13 में आसानी हो जाएगी। चलिए, ये तो थे हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात, और उससे बात निकली तो हमने कैट्स का कंसेप्ट भी समझ लिया। आज के परचेज सिस्टम की तरफ आए। परचेज सिस्टम स्टार्ट करें। चलिए,
अच्छा, एंड पे जो तीसरी चीज मैंने सिखानी है आपको वह टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर सेल्स सिस्टम परचेज सिस्टम के एंड पे टाइम बचा, जो कि मेरा ख्याल है नहीं बचेगा, लेकिन अगर टाइम बचा तो मुझे आपको आज ही बता दूंगा कि इसमें कितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वरना फिर कल के लेक्चर में कोशिश मेरी होगी कि आज के लेक्चर में ही एंड पे आपको बता दूं कि इस चैप्टर 11 में से कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करें परचेज सिस्टम। चलिए, परचेज सिस्टम के बारे में सबसे पहली बात, ये 90% तकरीबन सिमिलर है, सेम है सेल्स सिस्टम। अगर आपने सेल्स सिस्टम को अच्छे तरीके से समझा हुआ है, परचेज सिस्टम उसका वाइस वर्सा समझे। ठीक है, उसका वाइस वर्सा है, थोड़ा सा चेंज है एक दो जगहों पे, वो हम डिस्कस कर लेंगे भी। और अगर आप किसी वजह से कल की क्लास नहीं कर पाए थे या कुछ कंसेप्ट आपको समझ नहीं आए, आज का लेक्चर तसल्ली से सुन लीजिए, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, परचेज सिस्टम है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में परचेज की सारी ट्रांजैक्शन किसी एक ही पर्सन डिपार्टमेंट को करनी चाहिए या सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए? जिस तरह हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन को 4 डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट किया था, उसी तरह परचेज के ट्रांजैक्शन को भी 4 डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर रहे हैं। भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं? ऑर्डर डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट, इनवॉइसिंग। तो परचेज सिस्टम कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 4। कौन कौन सा? ऑर्डर डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट, इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले आते हैं अब हम ऑर्डर डिपार्टमेंट या परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट में। मुझे बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन में जिसका जब दिल चाहे जो चीज चाहे उसको खरीद ले जिस मर्जी रेट पे, या कि परचेजिंग के लिए कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट होना चाहिए? सेंट्रल डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट को या फैक्ट्री को जब सामान की जरूरत होती है, वो एक मटेरियल रिक्विजिशन बना के भेजता है। किसको? इन्वेंट्री वाले को। परचेज वाले, परचेज ऑर्डर को नहीं, इन्वेंट्री वाले को। ऐसे थोड़ी होगा, फैक्ट्री चल रही है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, परचेज वाले को खरीद के दोगे, भैया 10 दिन लगेंगे, 10 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर दो, ऐसे नहीं होगा। तो फैक्ट्री वाले जाते हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट को अगर स्टूडेंट्स फेयर की जरूरत है, वो जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर के पास, उसने इन्वेंट्री रखी होती है, उनको इन्वेंट्री देता रहता है। जब किसी भी इन्वेंट्री का लेवल एक खास अमाउंट से नीचे आता है, जिसे आप शायद कॉस्ट काउंटिंग में रीऑर्डर लेवल कहते हैं, हाँ, रीऑर्डर लेवल से नीचे तो इन्वेंट्री वाला एक परचेज रिक्विजिशन सेंड करता है ऑर्डर डिपार्टमेंट को कि भाई ये चीज खत्म होने वाली है, जल्द से जल्द मंगवाए। परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन। तो मटेरियल रिक्विजिशन और परचेज रिक्विजिशन में फर्क है। मटेरियल रिक्विजिशन रेलिवेंट डिपार्टमेंट इन्वेंट्री वेयरहाउस मैनेजर को सेंड करते हैं कि भैया ये मटेरियल हमें इशू करो। परचेज रिक्विजिशन इन्वेंट्री वाला परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का इशू कर, भाई ये परचेज चीजें मंगवाई जाएं, खत्म हो रही है। परचेज ऑर्डर वाले क्या करते हैं? परचेज ऑर्डर वालों ने मार्केट में सर्च करके, रिसर्च करके कुछ अच्छे सप्लायर की लिस्ट बनाई होती है। मार्केट में आपको पता है हर तरह का सप्लायर होता है, ठीक है, मार्केट में हर तरह का सप्लायर, घटिया सप्लायर भी होता है और घटिया तरीन सप्लायर भी होता है, इक्का दुक्का अच्छे सप्लायर भी होते हैं। तो ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि मार्केट में सर्च करके इसे लगता है कि जो अच्छा सप्लायर अच्छा सामान हमें देते हैं, दे सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई होती है। ये लिस्ट इसके तजर्बे का निचोड़ होता है ऑर्डर डिपार्टमेंट के। इस लिस्ट को आम जुबान में कहते हैं, हमारे आईक्यू वाली किताब ने कहा हुआ है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स, लेकिन प्रैक्टिकली इसका नाम होता है प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स। तो चाहे प्री क्वालिफाइड सप्लायर हो, चाहे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर हो, फर्क कोई नहीं पड़ता, जो मर्जी कह दे। कंसेप्ट समझ आ गया आपको कि पहले से सर्च करके मार्केट में 10-12 सप्लायर्स की लिस्ट बना ली कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छा माल सप्लाई करते हैं।
जब ऑर्डर डिपार्टमेंट सुकून से बैठा होता है, जैसे ही इन्वेंट्री वाले से परचेज रिक्विजिशन आई, इनका काम शुरू हो जाता है। ये कॉन्टेक्ट करते हैं प्री क्वालिफाइड सप्लायर या अप्रूव्ड सप्लायर से और उन्हें कहते हैं आप हमें 20 तारीख तक सामान चाहिए, 20 तारीख को आप हमें 10 तारीख तक अपनी बिड्स या कोटेशन भेजें कि आप हमें इस स्पेसिफिकेशन का माल किस रेट पे बेचेंगे। ये वो अखबार के जरिए से इश्तिहार भी दे सकता है परचेज ऑर्डर वाला, आपने शायद अखबार में कुछ इश्तिहार देखे हो, या टेंडर, बिल्कुल, और या इसी तरह ये इंडिविजुअल लेटर्स भी लिख सकता है, कॉन्टैक्ट करते हैं इनको। अब अप्रूव्ड सप्लायर्स अपनी अपनी कोटेशन या बिड फॉरवर्ड करेंगे ऑर्डर डिपार्टमेंट को। 10 तारीख तक बिड सारी आ जाएंगी, 10 तारीख को वो बिड्स को ओपन करेगा और एक पार्टी को सेलेक्ट करके ऑर्डर इशू कर देगा। किस पार्टी को सेलेक्ट करेगा भला? जिसका रेट सबसे कम होगा और क्वालिटी पूरी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पूरी होगी, रेट मिनिमम होगा, उसके साथ परचेज ऑर्डर एग्री कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये काम? और परचेज ऑर्डर की एक कॉपी अपने पास, एक सप्लायर के पास, एक अगले डिपार्टमेंट। यहां तक काम समझ आ गया? तो बताइए परचेज ऑर्डर वाले का काम इनिशिएट कब हुआ? जब परचेज रिक्विजिशन आई। खत्म कब हुआ? परचेज ऑर्डर इशू कर दिया। सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या बनाई इसने? अब जरा हमने इसकी एक्टिविटी समझ ली, अब जरा इसके कंट्रोल समझ लेते हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा काम सही तरीके से एरर फ्री होता रहे, इन्होंने कुछ कंट्रोल्स भी बनाए होते हैं। वो कंट्रोल्स क्या होते हैं? पहला, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। भाई एक्सप्लेन करूं क्या होते हैं, तो फिर मुझे इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो बता दें। नहीं, और कोई नहीं बताएगा जी। ऑब्जर्व करेंगे किसको? नहीं, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, तो भैया बताएं ना कौन किसको ऑब्जर्व? ऑडिटर शैल ऑब्जर्व whether segregation duty exists between person who approves purchase order and person who issue requisition या person who receives good। इसी तरह ये भी segregation of duties, सेम कंसेप्ट। क्लियर? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, प्री नंबरिंग होनी चाहिए भैया। किस चीज? अच्छा, कंट्रोल जो बताइए ये। हाँ जी, प्री नंबरिंग का ये इसीलिए मैं कहता हूँ फेल होते हैं। और सैंपल सिलेक्ट करेंगे मेरे भाई। मैंने कंट्रोल पूछा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या पूछा मेरे भाई? आई कैप सबसे बड़ी गलती क्या आइडेंटिफाई करता है हमारे, कि हम कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को मिक्स कर देते हैं। मैंने तो मेरे भाई आपसे पूछा कंट्रोल, आप बता रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। नहीं नहीं, कंट्रोल बताइए प्री नंबरिंग का। और बताना पूछा यस सर कर। मेरे भाई कंट्रोल बता, देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ ऑल परचेज ऑर्डर इशूड। सिंपल, बोले बोले बोले, देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ, या परचेज ऑर्डर शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर। कंसेप्ट बताना, जिन मर्जी अल्फाज में बता। समझ गए? अगली बात समझ गए? टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएं फिर। परचेज ऑर्डर, सेलेक्ट सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर, शाबाश, एंड इंस्पेक्ट फॉर न्यूमेरिकल सीक्वेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंट्रोल और टेस्ट ऑफ। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स होनी चाहिए। एक्सेस राइट्स भी होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? कि हर बंदा इसको एक्सेस करके अपने भाई की कंपनी ऐड ना कर दे इसमें, बल्कि इसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन तक रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, या इसको चेंज करने की अथॉरिटी लिमिटेड होनी चाहिए। हर बंदे को इस लिस्ट को एक्सेस करने और चेंज करने की अथॉरिटी, ये है एक्सेस राइट्स। ये नॉर्मली कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को कह देते हैं बस ये रीड ओनली। आपने अब देखिए जरा कंट्रोल पॉइंट ऑफ से बताइए, वर्ड डॉक्यूमेंट में कभी काम किया? ऑफिस वर्ड
आपने पीडीएफ पे काम किया है, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से कौन सी डॉक्यूमेंट बेहतर है? पीडीएफ। क्यों भला? इस पे होती है रीड ओनली एक्सेस, चेंज नहीं कर सकते। अब वैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं अब, लेकिन वैसे ये कंसेप्चुअली ये रीड ओनली एक्सेस देती है आपको, और वर्ड की फाइल जो है इसमें अमेंडमेंट की जा सकती। तो एक्सेस राइट्स होने चाहिए, समझ आ गया? फिर कोटेशंस कॉल करनी चाहिए, भाई कोटेशन कॉल करनी चाहिए। ऑर्डर किसको देना चाहिए? अनअप्रूव्ड सप्लायर को तो नहीं देना चाहिए। परचेज ऑर्डर ऑथोराइज होने चाहिए कि कोई भी क्लर्क साइन कर दे, अप्रूव कर दे? ऑथोराइज होने चाहिए। समझ आ गया मेरे भाई? क्लियर हो गया? चलिए फिर ये बताइए आप, हमारा एक कंट्रोल है कि परचेज ऑर्डर सिर्फ अप्रूव्ड सप्लायर को इशू होना चाहिए, है कि नहीं? इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दीजिए कि परचेज ऑर्डर सिर्फ अप्रूव्ड सप्लायर्स को इशू होना चाहिए। चलिए मैं हेल्प करता हूं आपकी। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर एंड इंस्पेक्ट विद, कंपेयर विद लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड सप्लायर। कंफर्म करने के लिए देख लें वेदर ऑर्डर हैज बीन अप्रूव्ड, ऑर्डर हैज बीन गिवन टू सप्लायर अपीयरिंग इन द लिस्ट। मैं क्लियर हुआ? जी भैया, हमारा क्या कंट्रोल है ऑर्डर डिपार्टमेंट में कि जब कभी परचेज करो पहले कोटेशंस ले लो, ठीक है? आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि कोटेशंस कॉल की गई थे। अब देखें जी, ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताना मेरे भाई। सैंपल सेलेक्ट करेंगे किसका? एक चीज बताएंगे तो आप फेल हैं, एक चीज बताएंगे तो पास है। नहीं मैं आपको वार्न कर रहा हूं यहां पे ध्यान भाई, अगला कदम एहतियात से रखना है। इन्होंने कहा सैंपल सेलेक्ट करेंगे, मैंने पूछा किसका? बताइए। परचेज ऑर्डर का। और क्या इंस्पेक्ट करेंगे कि कोटेशंस अवेलेबल हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, करेक्ट। अगर आप कहते हैं ना कि सैंपल सेलेक्ट करेंगे कोटेशंस का, वो गलत। भाई यही तो चेक करनी है कि है कि नहीं, तो सैंपल इसका थोड़ी से सिलेक्ट करना है। शाबाश, ऑर्डर डिपार्टमेंट क्लियर हो गया। अब अगला डिपार्टमेंट कौन सा है? रिसीविंग डिपार्टमेंट कौन सा बैठा होता है, इसके पास परचेज ऑर्डर आया, ये इस क्योंकि डिफरेंट परचेज ऑर्डर की डिफरेंट डिलीवरी डेट्स होती हैं, इसने डेट के लिहाज से हर परचेज ऑर्डर को लगाया होता है कि जी इस दिन ये परचेज ऑर्डर की डिलीवरी होनी है। उस दिन जितने परचेज ऑर्डर आने हैं, ये सुबह आता है और देखते हैं आज हाँ भाई कितने परचेज ऑर्डर की डिलीवरी होनी है, 3 की, 4 की, 5 जितने भी है। वो सफाई सुथराई कर लेता है जगह की, सामान अनलोड करवाना है, और 1-2 टेक्निकल लोगों को या इंजीनियर्स को बुला लेता है, कुछ मजदूरों को बुलाता है। किस लिए? लोडिंग अनलोडिंग के लिए। 2-3 इंजीनियर्स को भी बुलाता है क्वालिटी चेक करने के लिए। शाबाश, ये सुनना चाहते हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए। तो जो भी चीजें आएंगी वो उसे अपने परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर करता है, ये देखने के लिए क्या हमारी ही चीज है, ये देखने के लिए क्वांटिटी वही है जो परचेज ऑर्डर में लिखी थी, ये देखने के लिए क्वालिटी वही है जो, ये तो नहीं 100 और चीजें मंगवाई थी 1000 भेज दी। अब ये थोड़ी कहेगा अच्छा यार चलो 1000 आ ही रही है, जा तो आने दो भाई, बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी 1000 की, और 1000 चीजें चाहिए ही नहीं, चाहिए 100-900 ऑब्सोलीट हो जाएंगी बड़ी बड़ी। तो उसे परचेज ऑर्डर के हिसाब से चीजें रिसीव करनी चाहिए। रिसीव करते हुए परचेज ऑर्डर के साथ क्वांटिटी क्वालिटी मैच कर लेगा, इंस्पेक्शन कर लेगा, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, कौन से? गुड्स रिसीव्ड नोट, और फिर उसके बाद साइन करेगा एविडेंस के तौर पे कि वी हैव रिसीव्ड दीज गुड्स एज ऑन दिस डेट फ्रॉम दिस सप्लायर। उसके बाद GNN की एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक सप्लायर को, एक अगले डिपार्टमेंट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताइए रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम शुरू कब होता है? परचेज ऑर्डर इसके पास आया, खत्म कब होता है?
GRN की कॉपी बना के सेंड कर देता है। सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या बनाता है? अब इसके कंट्रोल्स देखते हैं क्या है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्लियर। प्री नंबरिंग किसकी? GRN की। और कौन सी? सेल्स ऑर्डर की थोड़ी होगी। किसकी प्री नंबरिंग होनी चाहिए? कंट्रोल टेस्ट ऑफ गुड बताने की जरूरत तो नहीं। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स क्या कहना चाह रहा है? जो गुड्स रिसीव होंगे इनको इंस्पेक्ट करेगा कि किसके मुताबिक है कि नहीं, परचेज ऑर्डर के मुताबिक क्वांटिटी क्वालिटी है कि नहीं। और अगर उसके मुताबिक अगर नहीं है कहेगा बाहर ले जाओ भाई इसको। अगर उसके मुताबिक है, एविडेंस क्या होगा इस चीज का कि इसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए? GRN। ठीक, GRN बस। हमने अगर ये देखना है कि क्या गुड्स को रिसीव करने से पहले क्वांटिटी क्वालिटी चेक की जा रही है कि नहीं, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा मेरे भाई? एक तो है ऑब्जर्व कर लें, एक और क्या है? GRN पे साइन देख लें। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड रिसीव्ड नोट and inspect signature of authorized person as evidence of receipt of goods। क्लियर हो गया? ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। आप एज ऑडिटर क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि ओ भैया प्यारे भाई, एज ऑडिटर प्रैक्टिकली क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि इंस्पेक्ट करेंगे? दोनों कर ले भाई, दोनों क्या एग्जाम में अगर आई क्या पूछो तो दोनों कर ले, दोनों लिख लें, दोनों वैलिड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कौन सा है? इनवॉइसिंग। इसमें एक फर्क है, अब देखते हैं फर्क कौन ढूंढता है। इसके पास आया GRN, सेल्स के साथ कंपेयर करें। जैसे ही GDN आया था इनवॉइसिंग वाले के पास, उसने क्या किया था? एक दिन भी लेट नहीं किया, उसने कहा फौरन रिसीवेबल है, फौरन रिकॉर्ड कर लो। उसी दिन रिकॉर्ड इनवॉइस बनाई, उसी दिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजा, उसने भी उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया। यहां पे फर्क है, फर्क जरा गौर से सुनिएगा। इसके पास आई GRN आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRN आई। इसको इनकी इनवॉइस बनानी चाहिए थी, चाहता तो बना सकता था, उसी दिन बना सकता था। कैसे बना सकता था? GRN आई है, रेट तो पता ही नहीं, कोई नहीं बोलेगा रेट तो पता ही नहीं, तो अगर इसके पास GRN आ जाए तो क्या ये परचेज रिकॉर्ड कर सकता है? मेरा ख्याल है नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो पता है कितनी चीजें हैं, उनका रेट तो पता ही नहीं है। वो तो जब सप्लायर की इनवॉइस आएगी तो फिर पता चलेगा। तो क्या इनवॉइस बना सकता है? बना सकता है। कैसे बना सकता है? रेट कैसे पता चलेगा उसे? पहले भी चीजें खरीदी होगी, तो पहले परचेज ऑर्डर एग्री हुआ है, ये एग्री है, परचेज ऑर्डर आगे भेजता नहीं है, तो परचेज ऑर्डर पे रेट आया होगा। बना सकता है इनवॉइस, नहीं बनाएगा। कहेगा भैया हमें क्या गुड्स आ गई है, गुड्स क्यों नहीं आई? खुदा का हो, GRN कब बनती है? और ये क्या करता रहा है? ये चर्च बिता रहा है इधर, ये करता क्या रहा है? ये चीजें, ये GRN क्या है? मुफ्त में बांटता रहा है। आज जुमेरात का दिन है, GRN लेते रहो भाई। शाबाश, आपका सवाल बहुत अच्छा था, ये लो GRN। भाई चीजें रिसीव होंगी, GRN बनेगा। GRN गुड्स आ गई है मेरे भाई। कहता नहीं मैं लायबिलिटी, देखें सेल्स की दफा तो हमें जल्दी थी, क्या एसेट था हमारा रिसीवेबल, ताकि जल्दी रिकॉर्ड हो, जल्दी पैसे आए। ये पेएबल है, इसमें लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी है। वो कहता है भाई लायबिलिटी जितना डिले हो जाए उतना बेहतर है, लायबिलिटी जितना डिले हो जाए। तो कहता है मैं तो अभी इनवॉइस नहीं, मैं बना नहीं रहा हूं। क्यों? मैं सप्लायर की इनवॉइस का इंतजार करूंगा। मैं सप्लायर, भाई सप्लायर ने जब इनवॉइस, सप्लायर कौन सा बैठा हुआ है, मुझे क्यों अर्जेंट काम करने की जरूरत है? सप्लायर आपकी इनवॉइस देगा तो मैं उस इनवॉइस को चेक करूंगा सही है कि नहीं, बजाय ये कि अपनी इनवॉइस बनाऊं। क्यों? क्योंकि मैं अगर अभी इनवॉइस बना सकता है, बनानी भी चाहिए, लेकिन कहता है मुझे इतनी जल्दी, जब क्लेम ही नहीं कर रहा सप्लायर, मैं क्यों लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं? जितना डिले हो सकता है उतना बेहतर है।
ये रूल आप पढ़ेंगे, CFAP लेवल पे एक है सब्जेक्ट हमारा बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, उसमें कहता है क्या, अगर किसी से रिसीव करना है ना तो जल्द से जल्द करो, अगर किसी को पे करना है तो जितना डिले हो सकता है उतना करो। इसीलिए सेल्स में इनवाइस फौरन बना के आगे ट्रांसफर कर देता था, यहां पे क्या करता है, कहता है सप्लायर इनवाइस आएगी तो फिर अगला काम चलाऊंगा मैं। सप्लायर भी सियाने इसी दुनिया में रहते हैं, उन्हें भी पता होता है कि जब तक इनवाइस ना दे तो आगे प्रोसेसिंग नहीं होनी। अक्सर सप्लायर साथ ही इनवाइस लेके आते हैं, सारे नहीं अक्सर। तो उधर से वो GRN इधर मिलता है, उधर से आके कहते हैं ये ले भैया इनवाइस। फर्ज कीजिए इनको इनवाइस मिल गई 1 2 3 4 5 6 7 8 की। ये क्या करेगा इनवाइसिंग वाला, इनवाइस को कंपेयर करेगा GRN के साथ, क्वांटिटी किसके साथ कंपेयर करेगा इनवाइस की, और रेट और डिस्काउंट किसके साथ कंपेयर करेगा, परचेज ऑर्डर के साथ। परचेज लेजर नहीं, परचेज ऑर्डर। अच्छा चल, परचेज ऑर्डर भी नहीं बोला, परचेज ऑर्डर बोल दे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। बोल परचेज ऑर्डर। चेक करके ये 8 भेज दी इसने, किसको, GL वाले को। इशू इन 2 का है, कोई इन 2 का नाम बता सकता है? हाथ उठाना था। अच्छा मैं 2 सेकंड सफर कर लेते ना, 100 रुपया निकला, 100 रुपया मिल जाना। पेंडिंग GRN, इसका नाम है पेंडिंग GRN। पेंडिंग GRN क्या ये रिकॉर्ड होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि नहीं? होनी चाहिए, क्योंकि गुड्स कब रिकॉर्ड होती हैं, एट रिसीट ऑफ गुड। परचेजेस इज रिकॉर्डेड एट टाइम ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। अकाउंटिंग में लाइन पढ़ी है ना, इसीलिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने कहा था, जब कभी आइटर आए लायबिलिटीज कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हुई, ये पेंडिंग GRN है, इनको रिकॉर्ड करवाओ। ये क्लियर हो गया? अच्छा ये कंसेप्ट सिंपल है भाई, जिस तरह सेल्स रिटर्न थे, इधर इस तरह परचेज रिटर्न का कंसेप्ट है, री नंबर्ड हो, ऑथोराइज्ड हो, डेबिट नोट। अब आते हैं इनवाइसेस की तरफ। GL वाले के पास इनवाइसेस आगे, इसका काम क्या है? इनवाइसेस को रिकॉर्ड करना है जर्नल में। कौन से जर्नल में? शाबाश, परचेज जर्नल में। इसके बाद पोस्टिंग करना कहां? परचेज लेजर में। क्या हो सकता है जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हुए गलती हो जाए? अगर कंट्रोल अकाउंट में कोई और अमाउंट है, सब्सिडरी लेजर में कोई और अमाउंट चली गई, शाबाश, रिकंसिलिएशन। देखिए आगे रिकंसिलिएशन। अगर अमाउंट सेम है, A की बजाय B के अकाउंट में चले गए, ये तो वही कल वाला है ना। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेल्स जर्नल और कंट्रोल अकाउंट में फर्क नहीं पता होगा, कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर में फर्क नहीं पता होगा, पता है? चले शाबाश, ठीक है भैया। ऑडिट के लेक्चर में काउंटिंग के कंसेप्ट मारे वो इंट्रो में सिखाते हैं, किस में सिखाते हैं? हाँ, इंट्रो में जाके इंट्रो की किताब IKIP वेबसाइट से डाउनलोड करें, उसके ऊपर कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक एक नजर मार ले, सिर्फ क्वेश्चन कोई नहीं करना, एग्जाम्ड थे जी। चेक ऑडिट ट्रेल इज कंप्लीट। ऑडिट ट्रेल किसको कहते हैं वाला? कंप्लीट होनी चाहिए। असल में ये ऑडिट ट्रेल इधर क्यों लिखा? ये जो बंदा है ना, ये इनवाइस वाला, ये बाज औकात एक चक्कर चलाता है। क्या? ये सप्लायर को कहता है भाई तू इनवाइस मेरे को भेज, मैं इधर से अप्रूव करके ना आगे अकाउंट्स वाले को भेजूंगा। ये बेचारा बगैर कोई चीज देखे एंट्री पास कर देता है इनवाइस की बेस पे। तो एंट्री पास हो जाएगी कि परचेज डेबिट क्रेडिट, तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी 30 दिन बाद, तो आधी आधी कर लेंगे। ये सारी स्कीम कौन चलाता है? इनवाइसिंग वाला। कैसे रोक सकते हैं इसको? कि ये बंदा सिर्फ इनवाइस देख के रिकॉर्डिंग ना करे, कंप्लीट ऑर्डर ट्रेल देख के, यानी ये सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस भी देखेगा, ये GRN भी देखेगा, परचेज ऑर्डर, ताकि इसकी तसल्ली हो जाए जो मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जेन्युइन है। कंप्लीट ऑर्डर ट्रेल। कुछ समझ आए?
चलिए, ये था हमारा परचेज सिस्टम। क्लियर? अब मुझे बताइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अभी बता दूं? 1 मिनट नहीं लगना, 1 मिनट। हाँ चलें, ठीक है। एग्जाम 30 सेकंड, भैया काउंट करना शुरू। 30 सेकंड होना तो मुझे बता देना। इस चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक रट्टे वाला क्वेश्चन, एक केस स्टडी। रट्टे वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हमसे या तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछेगा या कंट्रोल एक्टिविटी या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। केस स्टडी पूछेगा तो उसमें कोई हमें किसी क्लाइंट का सिस्टम बताएगा, परचेज सिस्टम, सेल सिस्टम। या तो उसमें वीकनेसेस होंगी या स्ट्रेंथ होगी। वीकनेसेस होंगी तो रिक्वायरमेंट क्या कहेगा, वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर और रिकमेंडेशन दो और इसका इफेक्ट बता दो, अगर ये ऐसे ही चलता रहा नुकसान क्या होगा। स्ट्रेंथ है तो क्या कहेगा, नहीं समझ आई, फिर से सुनो। केस स्टडी अगर पूछेगा, केस स्टडी तो या तो इंफॉर्मेशन दी होगी उसमें कंट्रोल वीकनेसेस होंगी या स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होंगे। वीकनेसेस होंगी तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, वीकनेस आइडेंटिफाई करो, रिकमेंडेशन दो कैसे ठीक कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होंगे तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, हाँ कंट्रोल बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है और उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सिंपल। अब आपकी होम असाइनमेंट सुन लें, ज्यादा नहीं दे रहा, हालांकि कल छुट्टी है, सिर्फ 2 सवाल दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपने याद भी करना है, आपने रिवाइज भी करना है पिछले टॉपिक्स को, इसलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहला पेज 250 पढ़ लीजिएगा, 251 पे क्वेश्चन है, 252 पे क्वेश्चन है। किस पे, 251 पे, 252 पे, ये दोनों करने हैं वॉल्यूम 1 में। एक सेल सिस्टम का, एक परचेज सिस्टम का, ठीक है। इसको समझना है, रिटर्न फॉर्म में करना है लेकिन समझना भी है। आज का लेक्चर खत्म।